जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। जी मेरी आवाज़। वालेकुम वालेकुम सलाम सर। सलाम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी बेटा, कोई वालेकुम क्वेश्चन सलाम। है लास्ट लेक्चर में से? अभी स्टूडेंट्स सर ज्वाइन हमारी करते हैं। क्लास है बड़ी कौन सी? वेब की सर। इस नहीं, वक्त? वो सर यूनुस को मैंने स्क्रीनशॉट भेज दिया है। वो कह रहे हैं कि ठीक है आप वो क्लास ले लें, फिर ये वीडियो देख लीजिएगा नेक्स्ट। उन्होंने करवाई थी क्लास थोड़ी देर के लिए, अभी सर ने क्लास ऑफ कर दी, अभी यही क्लास होगी। हाँ जी, अब यही वाली होगी। जी अरबाज, पता चल गया बेटा आपको? जी सर। चले, वेरी गुड। कोई क्वेश्चन है बेटा रिलेटेड टू वायरलेस लैन, जो आप लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था उसमें से कोई पूछना चाहते हैं, या कोई जनरल क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ लें। कोई और क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो पूछ लें। जी, हाउस ओपन है जी फॉर क्वेश्चन। इफ़ यू कैन आस्क, इफ़ यू वांट टू आस्क क्वेश्चन पूछ लें पहले 2-3-4 मिनट, ताकि बाकी स्टूडेंट्स आहिस्ता आहिस्ता ज्वाइन कर लें, फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। जी बेटा, कोई क्वेश्चन नहीं है? सर अभी तो थीसिस की परेशानी है बस। थीसिस की नहीं बेटा, अभी सिर्फ आपके टाइटल की परेशानी है। टाइटल, जी फिर उसके सर। बाद सिनॉप्सिस, फिर उसके सर वो बाद डिफेंस। पहले टाइटल की परेशानी है, देन उसके बाद आपके पास सिनॉप्सिस की परेशानी है, देन उसके बाद आपका डिफेंस होगा उसकी परेशानी है, देन लास्ट पे थीसिस, और उसके बाद फिर जाके वाइवा जो डिफेंस है जी उसकी सर। परेशानी है। सर वो टाइटल से सारी परेशानी शुरू होनी है ना, अगर गलत टाइटल ही गलत चूज हो गया जो ना हाँ, आता होगा तो बस इसलिए कहा है कि पहले टाइटल की परेशानी है। ठीक है जी जी सर, वही है। जी। तो मेरा भाई, उसका मैंने लास्ट टाइम तरीकाकार बताया था आपको। देखें, प्रॉपरली जब रिसर्च स्टार्ट की जाती है ना, तो उसका एक मैकेनिज्म होता है। स्टूडेंट से कहा जाता है कि भाई आप जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, उस फील्ड या एरिया को एक्सप्लोर करें। देखें, रिसर्च से हटके एक बेसिक चीज़ है, जब तक आपको एक एरिया के बारे में पता ही नहीं है कि इस एरिया के अंदर क्या क्या काम हो चुके हैं, तब तक आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसके अंदर क्या किया जा सकता है? ठीक है। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। So without exploring that area, without exploring that field, without exploring anything else, कि आपको नहीं आइडिया होता कि भाई इसमें क्या काम होने वाला है, क्या लोगों ने कर लिया है, क्या इसके अंदर डेफिशिएंसीज हैं, मैं कौन सा प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा है जिसको मैं सॉल्व करूं। इट रिक्वायर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम, अलॉट, जिसमें कह लें जी कि बहुत सारा टाइम आपको रिक्वायर्ड होता है कि आप पढ़ते हैं 6 माह लग जाते हैं पढ़ने में। फिर आप लोगों को पता चलता है कि 6 माह के अंदर आपने देखा, एक्सप्लोर कर लिया, फिर आपको आइडिया हो गया कि ये काम हो चुके हुए हैं इस एरिया में। फिर आप आइडेंटिफाई करते हैं कि यहाँ जो काम है ना, यहाँ किया जा सकता है। एक काम किया हुआ है, उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। एक प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा है, उसका सोल्यूशन नहीं अवेलेबल, उसका सोल्यूशन दिया जा सकता है। लेकिन विदाउट एक्सप्लोरिंग दैट फील्ड आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? लेकिन इसका इसका जो शॉर्टकट वे है, जो शॉर्ट मेथड है, कि अभी हमारे पास टाइम नहीं है, जस्ट लाइक जैसा अचानक से आपको डेट दे दी गई कि जी आप अपना टाइटल सबमिट करवाएं। ठीक है, इसके बैक एंड पे क्या रीज़न है, क्या मेथड है डिपार्टमेंट का, उसकी पूरी रीज़न मैं नहीं जानता। लेकिन जब शॉर्ट हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो उस केस के अंदर अगर हमें टाइटल डिसाइड करना है, तो बेटा मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को पूरा लेक्चर इसके ऊपर एक्सप्लेन किया था कि व्हाट इज़ द वे, कि अगर हमारे पास टाइम कम है तो हमने ना अपना टॉपिक डिसाइड करना है, अपना टाइटल डिसाइड करना है। और नईमुल्ला, बात कोई हो रही है, मैंने आपसे कहा था पढ़ना है आपने। आपने दरम्यान में कैट 3 और कैट 5 डाल दी है। तो मैंने जी आपसे सर बेटा ये, पढ़ा था। हाँ पढ़ा था ना, अभी फिर बताना सबके सामने। अभी हम सर वो शॉर्टकट एक दफा दोबारा बता देंगे
क्या शॉर्टकट मैं वही बता रहा था, नईम मुल्ला ने अपना शॉर्टकट डाल दिया दरम्यान में। शॉर्टकट में ये बता रहा था बिलाल के बेटा, उसका फिर शॉर्ट वे मेथड ये होता है, शॉर्टकट ये होता है कि आप लेटेस्ट पब्लिश्ड रिसर्च पेपर्स पकड़ते हैं, ठीक है, ट्राई जी करते हैं, ट्राई टू फाइंड लेटेस्ट पब्लिश्ड पेपर्स अबाउट योर इंटरेस्टेड फील्ड, जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं। फिर आप समटाइम होता क्या है कि तकरीबन 70 to 80 रिसर्च पेपर्स जो होते हैं ना, उनके लास्ट में कंक्लूजन के साथ फ्यूचर वर्क लिखा होता है। हमने ये काम किया, फ्यूचर में हम ये काम करेंगे, ठीक है, फ्यूचर में ये काम किया जा सकता है, ठीक है जी। तो वो फ्यूचर वर्क जो जी होता है ना उस पेपर का, दैट कैन बी योर रिसर्च, वो आप टाइटल काम कर सकते हैं, ठीक है जी। अदरवाइज इससे ज्यादा बेस्ट मेथड ये होता है कि आप लेटेस्ट रिव्यू पेपर या सर्वे पेपर जो होता है उसको आप लोग फाइंड करते हैं, सर्च करते हैं, और सर्च करने के बाद आप उसके रिव्यू पेपर को एक्सप्लोर करते हैं पूरा अच्छी तरह से। देन जब आप उसके रिव्यू पेपर को अच्छी तरह से एक्सप्लोर करते हैं तो वहाँ उस रिव्यू पेपर्स के अंदर लिखा होता है जी कि इस फील्ड के अंदर फलाने फलाने काम हो चुके हैं, फलाने फलाने काम होने वाले रहते हैं, क्योंकि उस बंदे ने मेहनत की होती है ना, उसने कोई 50 60 70 पेपर पढ़े होते हैं, किसी ने 200-300 पेपर पढ़े होते हैं, उसमें से उन्होंने एक्सप्लोर किया होता है भाई कि ये काम हो चुका है, ये काम किया जा सकता है। तो दिस इज अ शॉर्ट वे कि आप थोड़े दिन के अंदर एक टाइटल डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो टाइटल डिसाइड तो आप कर लेते हैं शॉर्ट, लेकिन आप उस शॉर्ट कट मेथड के साथ कंफ्यूज रहते हैं कि मैंने डिसाइड तो कर लिया है, तो मैं करूंगा कैसे, क्योंकि आपको उसका बैकग्राउंड नहीं पता होता, आपको उसके बारे में, फील्ड के बारे में कौन कौन सी चीजें यूज होती हैं वो नहीं पता होती। सो दैट्स वाई आप कंफ्यूज रहते हैं जी कि मैं ये काम करूं, वो मैं काम करूं, ठीक है। तो इसीलिए आपका इंटरेस्ट अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में है, यू शुड गो टू द गूगल स्कॉलर, और वहाँ से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर कौन सी चीजें नहीं हो रही हैं आजकल, ठीक है जी, कौन सी नई चीजें हैं या कौन सी प्रॉब्लम जो हैं वो आपके डेवलपर्स फेस करते हैं, आप उनका कोई सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं, और बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है ना। सो डोंट वरी अबाउट द टाइटल। ये बहुत एक दिन लगा के, पूरा एक दिन के अंदर अगर आप वो कोई 8-10 घंटे लगाएंगे तो आप टाइटल डिसाइड कर लेंगे शॉर्ट मेथड के साथ, ठीक है जी। सर फॉर एग्जांपल हम एक टाइटल डिसाइड कर लेते हैं और उसके बाद ना हमें आगे जाके जो है ना इसमें हमें पता चलता है कि हमारे बस से बाहर की चीज है, नहीं, तो उसके बस से बाहर नहीं होता बिलाल, बस से बाहर नहीं होती कोई भी चीज, ठीक है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप सब लोग माशाल्लाह मुझसे ज्यादा इंटरनेट यूज करते होंगे, हमारे पास तो अब इतना टाइम नहीं होता कि हम इतना इंटरनेट यूज करें, एक्सप्लोर करें चीजों को। आप जी देखिए कि हर चीज इंटरनेट पर पड़ी हुई है, ठीक है। आपकी हर टेक्निक के बारे में, हर टेक्नोलॉजी के बारे में, कैसे किस टेक्नोलॉजी को यूज करना है, कैसे किस टेक्नोलॉजी को यूज करना है, हर चीज इंटरनेट के जी ऊपर पड़ी हुई है। यू जस्ट हैव टू पास द टाइम ओवर इंटरनेट। आपको टाइम गुजारना पड़ेगा इंटरनेट के साथ, इंटरनेट को अपना दोस्त बनाना पड़ेगा। जैसे मोबाइल आपका दोस्त है, तो इसी तरह आपको इंटरनेट को दोस्त बनाना पड़ेगा हर वक्त। मतलब कि आप जब थोड़ा सा टाइम देंगे, 2-3-4 घंटे, तो आपका काम हो जाता है। और मैं अगर आपको ऑनेस्टली बताऊं आप सब लोगों के लिए कि 2 कंसंट्रेटेड आवर्स आर इनफ पर डे, 2 कंसंट्रेटेड आवर्स पर डे आर मोर देन इनफ, अगर आप रिसर्च जी करना सर। चाहते हैं, ठीक है। सिर्फ टाइम है, जितना टाइम आप गुजारेंगे इंटरनेट के साथ, आप पढ़ेंगे, जितना टाइम पढ़ेंगे ऑटोमेटिकली काम हो जाता है, ठीक है। वो ये होता है कि फंसने से मुराद ये होती है कि थोड़ा सा मुश्किल टास्क आ गया है, थोड़ा सा मुश्किल टास्क आ गया, सर आ जाओ, मुश्किल टास्क आ गया है तो, हाँ जी क्लास हो रही है, मुश्किल टास्क आ गया है तो आप ये हो सकता है कि आप टाइम जो है वो ज्यादा देना शुरू कर देंगे। अगर एक बच्चा 2 आवर्स पास कर रहा, गुजार रहा है रिसर्च में, आपको हो सकता है एक वीक 4 घंटे देने पड़े, काम रुकता कोई नहीं है, ठीक है। ठीक हाँ, ठीक तो वो नहीं इशू कोई भी, वो बस ये होता है कि आपको थोड़ा सा जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ता है अपनी रिसर्च के अंदर। इसका फायदा अगर आप कर लेंगे ना तो इसका फायदा बहुत है, एमफिल के लिए बहुत फायदा है, जॉब में बहुत फायदा है। और आजकल तो वैसे भी दुनिया जो है वो पागल हुई पड़ी है रिसर्च में, रिसर्च पेपर की तरफ, रिसर्च करनी है जी, रिसर्च पेपर पब्लिश करना है, दुनिया पागल हो गई है सारी की सारी। खास तौर पे ये जो हमारी यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटीज के अंदर, हमारी यूनिवर्सिटी नहीं वैसे नॉर्मल यूनिवर्सिटीज के अंदर जो फैकल्टीज हैं, दे आर वेरी इंटरेस्टेड
के रिसर्च की जाए। और यहाँ कौन सा आपको पता है कि सारे 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 न्यूटन तो नहीं होते ना, लाइक होते हैं, मेरे हाँ जैसे जी। लोग भी होते हैं, तो वो भी कर लेते हैं। अगर मेरे जैसे लोग जो है वो कुछ ना कुछ कर सकते हैं तो माशाल्लाह आप तो सब लोग मेहनती हैं, टाइम भी आप लोगों के पास है, you are so much capable of doing many good things. So go to the Google Scholar, make that your friend, और उसके साथ बातें करें, गूगल स्कॉलर के साथ क्वेश्चन पूछें गूगल स्कॉलर से। जब एक क्वेश्चन समझ नहीं आता, आपको, तो आप टीचर से जो है ना वो डिफरेंट वेज में पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं। जी तो रिसर्च भी इसी तरह की जाती है। एक चीज की समझ नहीं आ रही, एक आपसे रिलेटेड डाटा आपको नहीं मिल रहा, तो आप जब गूगल पे सर्च करते हैं, डिफरेंट वेज में नहीं सर्च करते, यार शायद हाँ ये जी, हो ऐसे जाए, ही। शायद ये हो जाए, शायद ये हो जाए। तो सबके लिए, सब सुन रहे हैं ना, आप मुझे चैट में बता दें, सब लोग सब जी सुन जी रहे सर, हैं। सुन रहे। तो ये इसी तरह ही होता है। तो जी बाकी सर। मुश्किल कोई चीज नहीं होती, अगर आप टाइम देंगे तो इंशाल्लाह ताला आप बहुत अच्छा, आपकी आउटपुट आएगी, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा आप लोगों का। और किसी दिन आप लोग जो है, आप अपने अपने सुपरवाइजर्स के साथ जो भी आप लोगों के पास हैं उनके पास जाएं, उनके साथ डिस्कस करें। जो बातें वो बता रहे हैं वो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होंगी, कुछ बातें ऐसी होंगी जो मैंने आपको बताई होंगी वो बेनिफिशियल होंगी, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आप लोगों को मतलब कि मैं आपको, आपका सुपरवाइजर कोई भी होगा, हम जनरली उसको डिस्कस कर लेंगे। हो सकता है कि नेक्स्ट सेमेस्टर में आपने रिसर्च मेथडोलॉजी का कोर्स पढ़ना है, वो आप लोगों को पढ़ाया जाए और आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो जाए। तो ये तो अभी स्टार्टिंग है, डोंट वरी अबाउट दिस वन। बस ये सोचें कि छोटा सा काम करना है, बिल्कुल छोटा सा, जस्ट टू मेक एन इम्प्रूवमेंट ऑफ जीरो। कि यार हाँ, अगर जीरो ऐड करने से काम बेहतर हो जाता है ना, तो मैं यहाँ जीरो ऐड करूंगा। कि कोई एटम बॉम्ब नहीं बनाना आपने, कोई आप लोगों ने कोई मिसाइल नहीं बनाना। आप जस्ट आप कोई एक चीज आपको समझ आ रही है, आप एक पेपर पढ़ रहे हैं, रिसर्च पेपर पढ़ रहे हैं, एक समझ आ रही है, तो आप कहते हैं यार कि अगर इसको मैं इस तरह कर लूँ, इस तरह कर लूंगा ना, तो इसमें तो रिजल्ट और ज्यादा एक्यूरेट आ जाएगा। तो सो मेक दैट इम्प्रूवमेंट, गो फॉर दैट इम्प्रूवमेंट। आप आपका माइंड में जो चीज है उसको नोट कर लें, और वो आपका टाइटल बन जाएगा। उसको थोड़ा सीधा कर लेंगे, करके लिख लेंगे आप लोग, तो वो आपका टाइटल बन जाएगा। तो कोई आप देखते हैं लोगों ने काम किए हुए लोग, कौन सा सारी दुनिया यहाँ पर न्यूटन बैठी हुई है, ऐसा नहीं होता, उन्होंने टाइम गुजारा होता है। ठीक है, जी रिसर्च का मतलब होता है टू जी जी गो इनटू द डेप्थ, डीप एंड डीप एंड डीप एंड डीप, गो इनटू द डेप्थ। पढ़ते जाएं, पढ़ते जाएं, पढ़ते जाएं, पढ़ते जाएं। जस्ट लाइक अगर हम छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं अभी इसी वक्त ही, हम वायरलेस लैन पढ़ रहे हैं। अगर आपको लोकल एरिया नेटवर्क का पता ही नहीं होता तो वायरलेस लैन की समझ ही नहीं आनी थी। वायरलेस लैन को अंडरस्टैंड करने जी के लिए आप क्या पढ़ेंगे, आप लोकल एरिया नेटवर्क पढ़ेंगे। लोकल एरिया नेटवर्क को जब आप पढ़ लेंगे, समझ आ जाएगी, देन आपको वायरलेस लैन की समझ आ जाएगी। तो रिसर्च यही होती है कि आप कुछ पढ़ रहे हैं, कोई चीज नहीं आ गई है, पढ़ें जी क्या है ये, इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, ऐसा किसी ने काम किया तो कैसे किया है, अगर इसने ऐसे किया है तो मैं इस तरह कर सकता हूँ। ठीक है जी, अगर इसने ऐसे काम किया है तो इसको ऐसे हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कंप्यूटर साइंस की फील्ड के अंदर तो देयर आर सो मेनी न्यू थिंग्स जो कि डेली बेसिस पे आती रहती हैं, एप्लीकेशन आती रहती हैं, बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं। ठीक है, तो जब स्टूडेंट्स जो मुझे एलोकेट होंगे, जब उनके साथ डिस्कशन होंगी, तो इंशाल्लाह ताला कोई कुछ ना कुछ अच्छा जो है वो निकालेंगे। चलें, 15 मिनट गुजर गए हैं इंशाल्लाह। जी। वायरलेस लैन रिक्वायरमेंट्स की तरफ मूव करते हैं। हम लोगों ने थ्रूपुट के बारे में डिस्कस किया था, नंबर ऑफ नोड्स के बारे में, कनेक्शन टू बैकबोन लैन के बारे में, सर्विस एरिया के बारे में, लो पावर कंजम्पशन के बारे में, ट्रांसमिशन रोबस्टनेस के बारे में, सिक्योरिटी के बारे में। हमने कहा था जी कि ओपन स्पेस होता है, सारा कुछ ओपन एयर होता है, सारा कुछ। तो जो एवस ड्रॉपर होते हैं वो आसानी के साथ डाटा को, हमारे इंफॉर्मेशन को, ट्रांसमिशन को जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने देखा था। नेक्स्ट हमारे पास है जी कोलोकेटेड नेटवर्क ऑपरेशन। कोलोकेटेड, को जैसे को एजुकेशन है, को एजुकेशन से मुराद ये है कि टू डिफरेंट जेंडर्स वहां पर हैं। को लोकेटेड, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक लोकेशन के अंदर डिफरेंट टाइप्स के नेटवर्क्स एग्जिस्ट करते हैं। अब आप लोग अपने घर में जब अपना वाईफाई ऑन करते हैं अपने सेल फोन का,
तो आपको आपका जो नेटवर्क होता है उसका नाम भी नजर आ रहा होता है नेटवर्क का, और जो आपके नेबर्स में इर्द गिर्द जितने भी नेटवर्क एग्जिस्ट कर रहे होते हैं सबके नेम आ रहे होते हैं कि नहीं आ रहे होते हैं? किधर गायब हो गए हैं? जी सर, आ रहे होते हैं। अब तो वो बेसिकली बेटा बेटा क्या है, ये यही है ना कि एक ही लोकेशन के अंदर मल्टीपल डिफरेंट नेटवर्क्स एग्जिस्ट करते हैं। तो लेकिन कभी भी प्रॉब्लम नहीं आया, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आपकी कम्युनिकेशन उनके पास जाना शुरू हो गई, वो जो अपने नेटवर्क को यूज करते हुए डाटा ट्रांसमिट कर रहे हैं वो आपके पास आना शुरू हो गया, जो सामने वाले अपने नेटवर्क के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो आपके पास आना शुरू होगी। ठीक है, ये देखें कितना एफिशिएंट काम है कि को लोकेटेड नेटवर्क ऑपरेशन से मुराद ये है कि देयर आर मल्टीपल नेटवर्क्स इन अ सिंगल लोकेशन, यू कैन क्रिएट मल्टीपल नेटवर्क्स इन अ सिंगल लोकेशन। ठीक है, क्योंकि इसकी बाउंड्री नहीं होती ना, केबल्स बिछाई हो ना, 4 नेटवर्क्स एक ही नेटवर्क एक ही लोकेशन के अंदर वायर्ड 4 डिफरेंट नेटवर्क्स होना, तो हमारे पास कोई ऐसा इशू नहीं है क्योंकि वो डाटा केबल के थ्रू गुजर के जाना होता है। लेकिन यहाँ तो ओपन एयर में सारा कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी देखें अगर ओपन एयर पे हो रहा है तो सिक्योरिटी कितनी एफिशिएंट है, कितना एफिशिएंट ऑपरेशन हो रहा है कि एक ही लोकेशन के अंदर एक ही एयर के स्पेस के अंदर आप लोगों के पास मोर देन 1 नेटवर्क जो है वो काम कर रहे हैं। और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जो मेरे नेबर्स जो हैं राइट साइड वाले जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं उनका डाटा मेरे पास आना शुरू हो गया जी, मेरा मैसेज जो है वो जो मुझे किसी ने सेंड किया था वो साथ वालों के पास आना शुरू हो गया जी, ऐसा नहीं है। सो ये एक रिक्वायरमेंट है कि हम लोग एक ही लोकेशन के अंदर मल्टीपल नेटवर्क्स को, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और वन ऑफ द मेजर बेनिफिट ऑफ वायरलेस लैन कि ये लाइसेंस फ्री ऑपरेशन है। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि ये जो टेलीकम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन है आपकी जैज है, यूफोन है, ये जितनी भी बड़ी बड़ी टेलीकम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशंस हैं इन्होंने लाइसेंस लिए होते हैं। ऐसे नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर आप अपनी टेलीकम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हैं जी, आप मुंह उठा के टावर लगाएं और अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं टेलीकम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, ऐसा नहीं होता, आपको प्रॉपर गवर्नमेंट के साथ डील करनी पड़ती है, लाइसेंस लेना पड़ता है क्योंकि आपने उसकी एयर स्पेस को यूज करना होता है। ठीक है जी, ये डिवाइसेस की फ्रीक्वेंसीज होती हैं जिनको आपने यूज करना होता है। सो हम लेकिन ये जो वाईफाई है, ये डब्ल्यू लैन जो है वायरलेस लैन है, ये लाइसेंस फ्री ऑपरेशन है, हमें इसका लाइसेंस नहीं लेना पड़ता। आपने भी अपने घर में वाईफाई जो है वो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क बनाया हुआ है, आप उसको यूज कर रहे हैं। मैं अपने घर में यूज करता हूँ, अब मैं यूनिवर्सिटी में बैठा हूँ तो यूनिवर्सिटी वाले अपना वाईफाई बना के वायरलेस लैन बना के बैठे हैं, ये भी यूज कर रहे हैं। हो सकता है यूनिवर्सिटी के सामने इंडिपेंडेंट कॉलेज है उन्होंने भी बनाया हो, एंड सो ऑन, तो हमारे पास हमें इसका लाइसेंस नहीं लेना पड़ता। ठीक है, ऑन द अदर हैंड हैंड ऑफ स्लैश रोमिंग, हैंड ऑफ स्लैश रोमिंग में का मतलब होता है, मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। ये आप यहाँ हैं एक सेल के अंदर, जस्ट लाइक हम लोग पहले मोबाइल कम्युनिकेशन की बात करते हैं, मोबाइल कम्युनिकेशन की एग्जांपल के बाद मैं आपको वायरलेस लैन में लेके आऊंगा। आप लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं जी, तो यहाँ आपकी गाड़ी है इस सेल के अंदर एक टावर के अंदर। ठीक है बिलाल, इस टावर के अंदर आप कॉल एस्टेब्लिश करते हैं अपने किसी दोस्त को। ठीक है, कोई चुगलियां करनी है आपने 5-10 मिनट। ठीक है, वो 5 to 10 मिनट जो आपने चुगलियां करनी है वो 5 to 10 मिनट आप ड्राइविंग कर रहे हैं गाड़ी में, तो आप एक टावर की रेंज से निकल के दूसरे टावर की रेंज में चले जाते हैं या नहीं जाते हैं? सब लोग मुझे बताएंगे, मैसेज पे बता दें। जी सर, जाते हैं। ठीक है, यस आप सर। तो मल्टीपल आपके पास टावर्स लगे होते हैं हर कंपनी के, तो आप लोग आपको देखेंगे हर टावर की जो रेंज होती है ना तकरीबन 10 किलोमीटर, 8.5 से 10-10.5 किलोमीटर रेंज होती है। तो आप उतनी देर में क्या करते हैं, 5 to 7 मिनट्स के अंदर, 5 to 7 मिनट्स में आप मोटरवे पे या एक अच्छे रोड पे ट्रेवल कर रहे हैं, तो आप एक टावर की रेंज से निकल के दूसरे टावर की रेंज में चले जाएंगे। तो ऐसा थोड़ी है कि आपने फैसलाबाद से लॉन्ग ड्राइव पे निकले थे, आपने कॉल मिलाई थी अपने फ्रेंड को, आप जो है वो कॉल करते करते आप लोग जड़ावाला पहुंच गए हैं, तो आप उसी टावर के साथ ही कनेक्टेड हैं जिस टावर पे आप स्टार्ट हुए थे। वो टावर तो बहुत पीछे रह गया, 40 किलोमीटर दूर रह गया, यहाँ से जड़ावाला कोई 40-42-43 किलोमीटर है। वो दरमियान में आपकी कंपनी का जो टावर आता जाएगा, आपकी कॉल उस एक टावर से दूसरे दूसरे टावर पे ट्रांसफर होती जाएगी, आपका कनेक्शन ट्रांसफर होता जाएगा। आपके साथ कभी शायद एक्सपीरियंस हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन होता ऐसे है कि समटाइम हमारी कॉल चल रही होती है, हम ड्राइविंग पे होते हैं, तो ना जब हम एक टावर की रेंज से निकल के दूसरे टावर की रेंज में जाते हैं ना बेटा, तो कुछ मिली सेकंड्स के लिए हमें यूं लगता है जैसे कॉल एंड हो गई है।
जी वो लैग करती है साउंड ये भी। ऐसे और ही हाँ जी, वो जो कॉल लैग करती है ना, ये हमारे पास जो कॉल जैसे हमें व्यू फील होता है कॉल एंड होगी, बेसिकली वो टाइम होता है जब आपकी कॉल को ट्रांसफर किया जाता है फ्रॉम दैट टावर, फ्रॉम योर प्रीवियस टावर टू योर नेक्स्ट, जिसकी लोकेशन में आप आ चुके हैं। ठीक है, सो हमारे पास ये जो प्रोसेस होता है ना, इसको हम लोग हैंड ऑफ का प्रोसेस कहते हैं, ये रोमिंग कहते हैं। ठीक है, अब ये तो थी मोबाइल कम्युनिकेशन की एग्जांपल जिनसे आप लोग ज्यादा फेमिलियर हैं। इसी तरह अब आपके आपके घर में तो एक ही वाईफाई का कनेक्शन है, एक ही मॉडेम है, लेकिन यूनिवर्सिटी में आप आ जाएं, यूनिवर्सिटी के अंदर आप देखते हैं कि लैब 2 के बाहर भी लगा हुआ है एक बॉक्स छत के साथ वाइट सा, दैट इज एन एक्सेस पॉइंट। एक बॉक्स लगा होगा हमारी यहाँ पर, हम लोग ऑफिसेज हैं, ऑफिसेज के बाहर हमारे कॉरिडोर में लगा हुआ है वायरलेस का बॉक्स। आप जी आप लैब 2 के सामने कनेक्टेड हैं अपने वायरलेस नेटवर्क के साथ, तो वहां से आप मूव करते हैं, आपका लैपटॉप कनेक्टेड है, आपने डाउनलोडिंग पर कुछ लगाया हुआ है, वहां से आप मूव करते हैं, मूव करके आप कैंटीन की तरफ जा रहे हैं कि आपने अपना नेटवर्क को डिस्कनेक्ट भी नहीं करना क्योंकि आप कुछ डाउनलोड कर रहे हैं और आपने मूव भी करना है। तो देखें, ऐसा थोड़ी है कि आप लैब 2 वाले जो है उसके साथ कनेक्टेड थे एक्सेस पॉइंट के साथ, तो आप कैंटीन के पास चले गए, वहां जाके भी आप उसी उसी अ, उसी एक्सेस पॉइंट के साथ कनेक्टेड हैं, ऐसा नहीं है। आपका जो कनेक्शन है वो ट्रांसफर किया गया फ्रॉम वन एक्सेस पॉइंट टू अनदर एक्सेस पॉइंट, अदर टू थर्ड एक्सेस पॉइंट, थर्ड टू फोर्थ। इसी तरह आप एक नेटवर्क के अंदर जब आप रहते हैं और वो आप मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो आपका जो कनेक्शन है, आपकी जो कॉल है, दैट इज ट्रांसफर्ड, दैट विल बी ट्रांसफर्ड, जो कि एक जगह से दूसरी जगह, एक एक्सेस पॉइंट से दूसरे एक्सेस पॉइंट पे ट्रांसफर की जाती है। तो ये देखें, हैंड ऑफ या रोमिंग तब होती है जब आप लोग एक सेल से किसी दूसरे सेल की तरफ मूव करते हैं। ठीक है जी। और सेल से मुझे याद आया, सेल तो एक जनरल टर्म यूज की जाती है ना, चाहे वो आप लोगों के नेटवर्क के वाईफाई के लिए हो या आपके मोबाइल नेटवर्क के लिए हो, तो सेल बेसिकली एक टर्म है दैट इज फ्रॉम सेलुलर। मोबाइल कम्युनिकेशन, मोबाइल को सेल क्यों कहते हैं, अपने फोन को हम लोग अपने मोबाइल फोन को सेल क्यों कहते हैं? मोबाइल फोन को सेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि मोबाइल फोन जो है ना वो सेलुलर टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। सेलुलर टेक्नोलॉजी क्या होती है कि अपने एक एरिया को जहां पर आप टेलीकम्युनिकेशन की सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं, उस एरिया को छोटे छोटे सेल्स में डिवाइड कर लेते हैं। वो जो छोटे छोटे सेल्स में डिवाइड किया होता है ना, वो बेसिकली क्या होता है, एक सेल का एक टावर होता है, एक सेल का एक टावर होता है। ये जो हम टावर देखते हैं ना, ये यूफोन का टावर लगा हुआ है, वो उन्होंने जी डिवाइड किया होता है कि इस एरिया को इसने कवर करना है। उसकी फ्रीक्वेंसी उसके नेबरिंग सेल से डिफरेंट होती है। अगर फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएगी ना, तो वो फिर प्रॉब्लम करेंगे, डाटा कोलाइड हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ कोई फिजिकल बाउंड्री तो होती नहीं है। ठीक है, सो सेलुलर टेक्नोलॉजी यूज करती है हमारी टेलीकम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशंस, जिसकी वजह से हम लोग अपने मोबाइल फोन को सेल कहते हैं। और अपने ये बेसिकली है तो टेलीफोन, लेकिन हम इसको मोबाइल फोन इसलिए कहते हैं क्योंकि यू कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मोबिलिटी की वजह से हम अपने इस टेलीफोन को मोबाइल फोन कहते हैं। सेलुलर टेक्नोलॉजी की वजह से हम अपने टेलीफोन को सेल फोन कहते हैं। और हम स्मार्टफोन इसलिए कहते हैं, क्यों कहते हैं स्मार्टफोन इसको, अपने मोबाइल फोन को या अपने टेलीफोन को? क्योंकि स्मार्टली इसमें वर्क करता है ये, जो अब ब्राउजर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस आ गए हैं इसमें, और ये चीजें और एप्स और बहुत सारे जो इसमें हम मल्टीपल फंक्शंस कर सकते हैं, इसलिए इसको अब स्मार्ट कहना चाहिए मे बी। जी, कोई सर और? ऑटोमेशन की वजह से भी स्मार्टफोन को वेरी गुड। बेसिकली स्मार्ट का मतलब बेटा ये होता है इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट से मुराद एक्टिव कह लें। आप जो काम भी मैनेजमेंट उसको सर। हाँ जी, आप जो काम भी उसको कहते हैं वो कर देता है। अब आपने फैसलाबाद से चीचावतनी को मूव करना है, आप अपने सेलफोन में अपनी ये जो वो यार वो एप्लीकेशन का नाम मेरे जेहन से निकल गया है, गूगल मैप गूगल मैप से ले लें, एड्रेस ले, उसका सारा पाथ देख सकते हैं। वो एक और एप्लीकेशन होती है सीजी के क्या इस तरह करके, वो आप उसको यूज करते हुए अपना पूरा मैप देख लेते हैं, वो आपको दिखा देता है। देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस कि आप लोगों के पास जी बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसी बनी हुई हैं कि आपने अपने इर्द गिर्द जो है वो रेस्टोरेंट्स देखने हैं, फाइंड आउट करने हैं, तो वो आ सकते हैं। और बहुत सारी चीजें हैं, इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो जी तो वो आप लोग, तो दैट्स वाई इसको स्मार्ट कहा जाता है। दैट्स उसको स्मार्ट कहा जाता है। हमारी कम्युनिटी के अंदर स्मार्ट उसको कहते हैं जो दुबला पतला होता है थोड़ा सा, वो जो अच्छे कपड़े पहन के आ जाता है, यार जी आप जी। यार आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। वो आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं से मुराद वो स्मार्ट नहीं होता। स्मार्ट का मतलब होता है इंटेलिजेंट।
तो हम कहते हैं यार वो बहुत स्मार्ट आदमी है। वो स्मार्ट आदमी से मुराद ये है कि दैट इज एन इंटेलिजेंट पर्सन, वो बहुत एक्टिव है, उसके साथ हम कोई भी बात करते हैं, उसके पास नॉलेज है, वो अपने नॉलेज को यूज करते हुए कोई ना कोई हमें इंटेलिजेंटली हमें आंसर दे देता है। दैट्स वाई वो हम उसको कहते हैं स्मार्ट, कि वो स्मार्ट है। जी मैं भी दुबला पतला हूँ ना, इसलिए मैं भी स्मार्ट हूँ। तो अब ये या कोरोना वाला जो साल है ना, ये सही नहीं गुजरा, उसने सारा काम खराब कर दिया है। सो सो नेक्स्ट मूव करते हैं जी। डायनामिक कॉन्फ़िगरेशन, एडिशन है, डिलीशन है, रिलोकेशन ऑफ एंड सिस्टम्स है विद डिस्ट्रप्शन टू यूजर्स। के हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारे पास आप मॉर्निंग में आते हैं, आप वाईफाई का यूनिवर्सिटी के WLAN का पार्ट बनते हैं, तो उसके बाद आप चले जाते हैं, इवनिंग के स्टूडेंट आ जाते हैं, वो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क का पार्ट बन जाते हैं। तो कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ता, यूजर्स को प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता, यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट को प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ता भाई कि बच्चे जो हैं वो आ रहे हैं, स्टूडेंट्स आ रहे हैं, नहीं आ रहे, स्टूडेंट्स कम आ रहे हैं या ज्यादा आ रहे हैं, कनेक्शन ज्यादा हो गए हैं, क्या करें, उसको कैसे कनेक्शन प्रोवाइड करें। अगर यही हमारे पास वायर्स होती तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 40,000 वायर्स पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर फैला देते हैं, क्योंकि जी 40,000 कनेक्शन हैं। तो अगर मैं कहता हूँ जी कि समहाउ हमारे पास 5,000 स्टूडेंट्स इंक्रीज करके, तो फिर क्या करना था, 5,000 नई केबलिंग करें, ऐसा नहीं होता, ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज है। तो आपको अगर नए सिस्टम्स ऐड करने हैं, आपको नए यूजर्स ऐड करने हैं, या इवन दैट नए यूजर्स ऐड होते हैं, नए सिस्टम्स ऐड होते हैं, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती है आपके WLAN के अंदर। वो देखिए उसने लिखा हुआ है एडिशन, डिलीशन एंड रीलोकेशन ऑफ एंड सिस्टम्स विदाउट डिस्ट्रक्शन टू यूजर्स। ठीक है जी, मतलब डिफरेंट यूजर्स जो है वो हमारे पास जो है वो नहीं होते, डिस्टर्ब सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी बोल रहे हैं। सर आप बता रहे थे सेलुलर टेक्नोलॉजी के बारे में कि हर जो टावर होता है उसको एक सेल एलोकेट किया जाता है। हाँ सर जी। मोबाइल कैसे, मतलब कि जो लोकेशन हम चेंज करते हैं तो मोबाइल फिर कैसे सर उसको ट्रैक करते हैं कि मेरे इस लोकेशन से इस टावर से सिग्नल आए और दूसरे टावर पे फिर कन्वर्ट हो जाए? ये बेटा ये टेलीकम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन ने इम्प्लीमेंट किया होता है ना, ये जो कंपनी आपको कनेक्शन प्रोवाइड करती है ना, यूफोन। सर उनके आईपी चेंज होते हैं नहीं आईपी तो या कोडिंग पे? नहीं देखें, जब आप लोग कंप्यूटर नेटवर्क की बात करते हैं, जब आप इंटरनेट की बात करते हैं ना, तब तो आईपी यूज होता है, ठीक है। लेकिन ये जो टेलीकम्युनिकेशन है ना, ये आईपी के अगेंस्ट नहीं होती, ये तो आपके सिम के नंबर के अगेंस्ट होती है, ठीक है। आपकी सिम का नंबर होता है और आपको पता है एक IMEI नंबर होता है आपकी डिवाइस का, आपको सबको पता जी होगा, सर। जिसकी बेस के ऊपर डिवाइस को ब्लॉक करवाया जाता है जब वो चोरी हो जाती है या गुम जाती है या गिर जाती है। तो हमारी ये जो मोबाइल कम्युनिकेशन है, ये तो सिम के नंबर की बेस पे होती है ना। अगर आप सिम निकाल लेते हैं तो आप अपनी मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन कंपनी का कनेक्शन यूज नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते सर। तो बेटा बैक एंड पे इनका एक पूरा मैकेनिज्म होता है। ये टावर के नीचे सिर्फ टावर थोड़ी हैं, बैक एंड पे तो पूरे के पूरे प्रोग्राम्स हैं, पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग है, पूरी की पूरी डेटाबेसेस हैं। देखिए आप एक कॉल करते हैं, आपको आगे से कंप्यूटर में से आवाज आती है और बड़ी प्यारी सी आवाज आती है कि दिस नंबर इज नॉट वैलिड, आती है आवाज के नहीं? जी सर आती है। जी। आपको कैसे पता चल गया जी ये नंबर वैलिड नहीं है? दैट मीन्स कि उसने किसी ना किसी डेटाबेस में से चेक किया है ना कि ये नंबर तो किसी को भी असाइन नहीं हुआ। जी फिर सर। आप देखते हैं जी, फिर आप कॉल करते हैं तो वो आपको कहता है बराई मेहरबानी आप रिचार्ज करें, अपना बैलेंस रिचार्ज करें। भाई उसको कैसे पता चल गया भाई कि आपका नंबर जो है उसके अंदर बैलेंस नहीं है? फिर आप कॉल करते हैं, वो कहते हैं जी अगला बंदा बिजी है, तो दैट मीन्स के बैक एंड पे पूरा मैकेनिज्म होता है, नहीं मुल्ला? जी ठीक है, सर। पूरा मैकेनिज्म होता है, हर चीज को आपकी लोकेशन, इवन दैट हर चीज आपकी, ये जो ट्रेसते हैं जी एजेंसी वालों ने, वो जो है जी ट्रेस लिया, फलाने बंदे को ट्रेस लिया, फलाने पर्सन को ट्रेस लिया, पकड़ लिया, फलाने चोर को पकड़ लिया, डकैत को पकड़ लिया, टेररिस्ट को पकड़ लिया, वो इसी वजह से होता है। कैसे ट्रेसा जाता है? ये आपके मोबाइल के IMEI नंबर की बेस पे ट्रेसा जाता है, आपकी सेलुलर की लोकेशन की बेस पे, आपके सेल फोन उसके टावर की लोकेशन की बेस पे आपको ट्रेसा जाता है। ये सिम जो है ना इस वक्त फलाने टावर की रेंज में चल रही है, कैसे पता चलता है? वो बैकएंड पे उनका पूरा मैकेनिज्म होता है। हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल
ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, नहीं मुल्ला, अगर आज जी सर, वो जीपीएस। जीएसएम उसको कहते हैं, जीएसएम, ग्लोबल जी सर, सिस्टम फॉर एक मोबाइल जीपीएस भी कम्युनिकेशन। होता है सर। हाँ जी, एक जीपीएस होता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ठीक जी है, सर। एक जीपीआरएस होता है। तो तो हमारे पास क्या है कि आप लोगों की बैकएंड पे सारी चीजें मैनेज हो रही होती हैं, जीएसएम, जी सदा सुल्तान, जीएसएम ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। आजकल ये सारी टेलीकम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रही हैं। आज ना आपने ऐसा करना है, सिर्फ आपने कुछ भी नहीं करना, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन का आर्किटेक्चर ढूंढना है। कहाँ से? गूगल से। ठीक है सर। उसकी फिगर ढूंढ के ना, सिर्फ आपने उसकी फिगर को देखना है, ठीक है? आपको और पता ईआरडी, जीएसएम ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन को आपने उसका आर्किटेक्चर देखना है, जस्ट आप उसको छोड़ दें। वो क्या है कि उसके अंदर कैसे काम, बेटा पूरी की पूरी डाटा बेसिस एग्जिस्ट करती हैं। आपका पूरा एक कॉल एस्टेब्लिश होने से पहले बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले आपका बैलेंस चेक किया जाता है, फिर अगला नंबर चेक किया जाता है जिसको आप कॉल कर रहे हैं, फिर चेक किया जाता है इधर दैट नंबर इज बिजी और नॉट, बिजी नहीं है, फिर मतलब चेक किया जाता है वो पावर ऑफ तो नहीं है, वो इनवैलिड है, वो क्या है, ये सारी चीजें एम ही थोड़ी हो जाती हैं अल्लाह के बंदो। तो ये डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं, इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी है, स्प्रेड स्पेक्ट्रम लैंड्स है, नैरो बैंड माइक्रोवेव है। अभी हमारा इस कोर्स के अंदर इसके साथ कोई हमारा तल्लक नहीं है। आप वायरलेस में जाएंगे, वहां जाके आप इसके बारे में पढ़ेंगे। हम लोग जो मूव कर रहे हैं, हम लोग बेसिकली वायरलेस लैन IEEE 802.11 के आर्किटेक्चर की तरफ, और हमें उसकी जो सर्विसेज है उसकी तरफ मूव करना है। तो मैं आपको यहाँ पर वो दिखा देता हूँ जी, अगर मुझे उसका आर्किटेक्चर यहाँ मिलता है, अदरवाइज फिर हम उसको बुक से पढ़ लेंगे। ये लें जी, IEEE 802.11 प्रोटोकॉल है जो कि वायरलेस लैन पे काम करता है। जैसे ईथरनेट एक प्रोटोकॉल है जो कि वायर्ड लैन पे काम करता है, लोकल एरिया नेटवर्क पे काम करता है, ईथरनेट, ETHERNET। IP एक प्रोटोकॉल है जो कि इंटरनेट के लिए नेटवर्क लेयर पे काम करता है, आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था। TCP UDP प्रोटोकॉल्स हैं जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करते हैं। टोकन रिंग, FDDI, दीज आर दी डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। HTTP के बारे में हमने देखा था कि एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है। सो IEEE 802.11 का आर्किटेक्चर क्या है? IEEE 802.11 WLAN का प्रोटोकॉल है। IEEE 802.3 लोकल एरिया नेटवर्क का प्रोटोकॉल है जिसको इथरनेट कहते हैं। IEEE 802.16 जो है दैट इज द प्रोटोकॉल फॉर WiMAX। एक वाईफाई है ना, एक WiMAX है। मुझे याद करवाइएगा, नेक्स्ट लेक्चर में WiMAX के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगा, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। IEEE 802.16 जो है दिस इज अ प्रोटोकॉल फॉर WiMAX। तो WiMAX में आप लोग देखेंगे कि इससे ज्यादा बड़े लेवल पे जो है ना वो नेटवर्क बन जाता है और लोग जो है ना आपस में कम्युनिकेशन करते हैं एंड सो ऑन। सो दिस इज एन आर्किटेक्चर ऑफ IEEE 802.11 जो कि अभी आपको नजर आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। ये वो एक्सेस पॉइंट है जी जो आपकी लैब 2 के सामने लगा हुआ है, ये ठीक है। यार क्या हो गया आपको? हमने तो आपको कुछ नहीं कहा, आप जो लगी हो। जी जरा फॉलो करें बेटा। दिस इज एन एक्सेस पॉइंट जो कि आपकी लैब 2 के बाहर लगा हुआ है, ठीक है। ये आप लैब 2 में बैठे हुए हैं, ये आप एक अपना लैपटॉप लेके बैठे हैं, ये कोई दूसरा यूजर है अपना लैपटॉप लेके बैठा है, ये कोई थर्ड यूजर है अपना लैपटॉप लेके बैठा है। अच्छा, ये जो उन्होंने AP के साथ स्टेशन STA फॉर स्टेशन है, ठीक है। दिस इज AP दैट इज एक्सेस पॉइंट। ये जो उन्होंने साथ ही लिखा हुआ है ना एक ही बॉक्स के अंदर उनको उसको सेपरेट करके लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि एक स्टेशन जो है ना दैट काइंड बी एन एक्सेस पॉइंट। एक लैपटॉप को, एक सिस्टम को, एक कंप्यूटर को हम एक्सेस पॉइंट बना सकते हैं। यहाँ पर भी इसी तरह ही है। अदरवाइज एक्सेस पॉइंट जो है एक सेपरेट भी हमारे पास जो है वो डिवाइस हो सकती है।
ठीक है सर, अच्छी बात है जी। तो ना बेटा वो ये स्टेशन और एक्सेस पॉइंट, असल में यूनुस साहब आ गए थे, वो कह रहे थे कि आप क्लास पढ़ा रहे हैं, मेरी क्लास ETC। तो मैंने उन्हें कहा जी कोई बात नहीं, आप पढ़ा लिया करें क्लास, आप मुझे बता दिया करें। मुझे सुन रहे हैं सब लोग या गायब हो गए हैं? कोई रिस्पॉन्स कोई नहीं आ रहा। सुन रहे हैं सर, जी सुन रहे हैं। जी सर, सुन रहे हैं सर, सुन रहे हैं। सर। सर तो ये बेटा ये देखें कि ये स्टेशन आपके, तो ये एक्सेस पॉइंट आपका, ये आपका दूसरा एक्सेस पॉइंट उसी यूनिवर्सिटी के अंदर लगा हुआ है। फॉर एग्जांपल ये एक्सेस पॉइंट जो है वो लैब 1 के बाहर वाला लगा हुआ है या हमारे ऑफिस वाले कॉरिडोर में लगा हुआ है। ये आपका लोकल एरिया नेटवर्क है, कोई लोकल एरिया नेटवर्क दूसरा, ठीक है जी। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ये नजर नहीं आता, ये फिजिकली नजर नहीं आता। ये एक्सेस पॉइंट तो आपको फिजिकली नजर आएगा, ये भी एक्सेस पॉइंट फिजिकली नजर आएगा। ये पोर्टल भी हमारे पास जो है वो किसी न किसी लेवल पे हमें नजर आएगा। लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ना, ये लॉजिकली होता है। ये वो सिस्टम होता है जिसमें प्रोग्रामिंग से मतलब कि कॉन्फ़िगरेशन की जाती है और सारे एक्सेस पॉइंट्स को आपस में जोड़ा जाता है। अब ये एक्सेस पॉइंट मुंह उठा कर ना आपस में कनेक्ट हो जाते हैं कि जिसके साथ दिल करेगा मर्जी, ये कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, ठीक है। ये हमारे पास टाइम हुआ तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कैसे कॉन्फ़िगर किया जाए। ये कॉन्फ़िगर करनी पड़ती है, कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है और मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन करके इनको आपस में कनेक्ट किया जाता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जिसकी वजह से एक एक्सेस पॉइंट दूसरे के साथ कनेक्ट हुआ होता है। अब यहाँ से स्टेशन 2 जो है वो स्टेशन 7 के साथ कम्युनिकेशन करना चाहता है, तो स्टेशन 2 से डाटा निकलेगा, एक्सेस पॉइंट पे जाएगा, एक्सेस पॉइंट उसको डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में फॉरवर्ड करेगा। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमें कनेक्ट करता है इस BSS के साथ। BSS क्या है वो मैं भी आपको बताता हूँ। तो एक्सेस पॉइंट के साथ डाटा होता हुआ स्टेशन 7 के पास चला जाएगा। दिस इज वन BSS बेसिक सर्विस सेट, ये दूसरा बेसिक सर्विस सेट। अब ये डायग्राम बेसिकली हमें ये बता रही है, ये फिगर बेसिकली हमें ये बता रही है कि एक एक्सेस पॉइंट के अंदर हमारे पास BSS बनता है, एक दूसरे एक्सेस पॉइंट के अंदर हमारे पास एक दूसरा BSS बनता है, एक थर्ड एक्सेस पॉइंट के अंदर हमारे पास एक तीसरा BSS बनता है, और हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ BSS इज कनेक्टेड थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। हमारे पास एक ESS बनता है जिसको एक्सटेंडेड सर्विस सेट कहते हैं, ESS, और दिस इज BSS बेसिक सर्विस सेट। बेसिक सर्विस सेट, देयर इज एनी लोकल एरिया नेटवर्क, वाईफाई नहीं, लोकल एरिया नेटवर्क, यूजिंग अ पोर्टल यू कैन कनेक्ट टू योर लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है जी। मतलब आप लोकल एरिया नेटवर्क के किसी सिस्टम को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप पोर्टल को एक्सेस करें, पोर्टल को ओपन करें, अपने लोकल एरिया नेटवर्क को एक्सेस कर लें। और ये इन सब सारी चीजों का कॉम्बिनेशन जो है वो आप लोगों के पास एक्सटेंडेड सर्विस सेट बनाता है। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज जो कि हमें IEEE 802.11 प्रोवाइड करता है बेटा, उसकी ये लंबी लिस्ट है। अब हमारे पास लास्ट मिनट चल रहा है, इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इन सर्विसेज को, और जितना हमारा इसका पार्ट होगा हम इसको, ये एक्सेस पॉइंट क्या होता है इसके बारे में मुझे याद करवाइएगा, मैं आपको बता दूंगा। ये ESS के बारे में उसने बता दिया है, ये उसने BSS के बारे में बता दिया है, हम इसको 1 by 1 डिस्कस कर लेंगे। ये सारी चीजें जो हैं ये हम लोग डिस्कस कर लेंगे लास्ट टाइम और नेक्स्ट टाइम, ठीक है जी। यहाँ से हमने इसको स्टार्ट करना है बेसिकली IEEE 802.11 बेसिक सर्विस सेट से। जी मैं शेयर कर देता हूँ जी, नहीं मुल्ला, मैं अभी बेटा शेयर कर देता हूँ, अभी आप वेट करें। थैंक यू सर। जैसे क्लास खत्म होती है ना जी, मैं इसको ग्रुप में तीनों ग्रुप्स में, मेल DCN का जो मेल फीमेल के ग्रुप्स हैं और जो इवनिंग वालों का ग्रुप है, मैं तीनों में शेयर